हाँ, तो चलो चालू करते हैं, ठीक है। अपना पिछले क्लास में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, एंटी डायबिटिक्स का पार्ट 1। तो एंटी डायबिटिक्स क्या थे, जो बेसिकली अपने अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन इंक्रीज करा रहे थे, जो पिछले क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा। बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए हम लोग मेनली पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि टाइप 1 के लिए अपन लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप 1 के लिए अपन लोग डायरेक्टली इंसुलिन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो टाइप 2 अगर नॉर्मल चल रहा है, ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो अपन लोग दवाई से काम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो दवाई थे ओरल एंटी डायबिटिक्स, उसका अपन लोगों ने सिंपल से 3 क्लास में बांटा था, सिक्रीटागॉक्स, सेंसिटाइजर्स और मिसलिनियस। सिक्रीटागॉक्स के अंदर 3 पार्ट आते थे, यूरिया से सल्फोनिल यूरिया, मेगलेडॉन से मेग्लेटिनाइड और GLP-1 एनालॉग, है ना। उससे अपन लोग दूसरे नंबर जो था सेंसिटाइजर, वो 2 और 3। तो 2 से अपन लोग ने क्या बनाया, बाइगोनाइड्स, और 3 से क्या बनाया, थायोएजोलिडेंडोन्स। और मिसलेनियस में तो वही नंबर गेम ही चल रहा है, 1, 2 और 4। एक से अपन लोग ने क्या क्या बनाया, अल्फ़ा और ए, अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर और एमाइलिन एनालॉग। जो 2 से अपना बना दिया अपन लोग ने D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और अपना क्या, SGLT2 इनिबिटर। और लास्ट में 4 से बता दिया अपन लोग DPP4 इनिबिटर, है ना। ये समझ में आया। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन था। अपन लोगों ने बस इंसुलिन सिक्रीटागॉक्स के बारे में पढ़ा था। इंसुलिन सिक्रीटागॉक्स के अंदर क्या क्या आता था, यूरिया से सल्फोनिल यूरिया, मैग्लेडॉन से मैग्लेटिनाइड और GLP-1 एनालॉग। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल था, डीपोलराइजेशन करा देता था किसका, बीटा सेल्स के, तो उनका इंसुलिन का रिलीज हो जाता था, सिंपल। और हम कुछ ड्रग इंट्रैक्शन पढ़े थे, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल, बीटा ब्लॉकर और टीबी के साथ पढ़े थे, है ना। फार्माकोकाइनेटिक्स तो सिंपल था। इसमें बस ये याद रखना कि इसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अच्छी थी, इसलिए जब एंटी माइक्रोबियल देते थे वो जब ख़राब हो जाती थी तो अपने अंदर इसका लेवल बढ़ जाता था, सिंपल। एडवर्स इफेक्ट तो हमेशा ये करना, ब्लड में ग्लूकोज को पहले घटाना। जैसे ही ग्लूकोज को घटाओगे तो हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, हाइपोग्लाइसीमिया के कारण बॉडी को लगेगा खाना है, तो खाना खाएगा, एपिटाइट, तो फिर अपना क्या, वेट गेन होने लग जाएगा, सिंपल। इतना तो कर सकते हैं। एक्स्ट्रा में टेरेटोजेनिसिटी और एलर्जिक है, ठीक है ना। वही मैग्लेटिनाइड में वही सिंपल है, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, फार्माकोकाइनेटिक्स भी ऑलमोस्ट सेम है। बस इसमें याद क्या करना है कि लिवर डिजीज में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि लिवर में ही जाके मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसीलिए, ठीक है ना। और एडवर्स इफेक्ट सेम था इसका भी, और यूजेस भी लगभग सेम ही है। ये जो अपना GLP-1 एनालॉग है, किसकी तरह काम करता था, इनक्रेटिन की तरह काम कर, ये मेरे को लग रहा है कि पिछले क्लास में शायद कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो ऐसा ये समझ लो कि GLP-1 किसकी तरह काम कर रहा है, इनक्रेटिन की तरह। तो नॉर्मली इनक्रेटिन क्या करता है, अपने गट से निकलता है जो, वो मील के बाद अपना इंसुलिन सिक्रीट करवा देता है। तो इंसुलिन सिक्रीट और ग्लूकागॉन को डिक्रीज करा देता है, तो नेट नेट जो ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन बढ़ाते थे उनको बढ़ा दिया, और जो ग्लूकोज को ब्लड में रखते थे उसको घटा दिया, सिंपल। समझे। इसमें अपन लोग ने एग्जांपल कैसे याद किया, सल्फोनिल यूरिया में ग्लैमरस है, पहला 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 ड्रग्स पढ़ रहे, ग्लैमरस तो ग्ला, तो यहाँ ग्लैम से ग्लैमिप्राइड और ग्लिप्लिजाइड, ठीक है ना। यहाँ पे मैग्लेटिनाइड, तो यहाँ ग्लिनाइड था। ग्लिनाइड अगर रोप से बांधेंगे तो रोपाग्लिनाइड, और अगर अपन लोग नताशे से बांधे तो नेटाग्लिनाइड, ठीक है ना। और यहाँ पे था टाइड। टाइड में लॉडी ग्लूटाइड, लीडी ग्लूटाइड और अपना क्या, LB ग्लूटाइड, ठीक है ना। ये सिंपल हो गया। अब अपन लोग का पार्ट 2 पे आते हैं, किस पे, ये इस पे, इसके जो ड्रग्स है ना, बार बार लिख के एक बार ट्राई कर लेना, जैसे भूल जाते हैं, मिक्स हो जाता है, प्लेटाइड, लिजाइड, टाइड, ये सब मिक्स होते हैं। तो इसलिए जो ट्रिक है उनको कोशिश करना, ग्लैमरस से ग्लिमिप्राइड और ग्लिपिजाइड। यहाँ पे आ गया क्या, रोपा मैग्लेटिनाइड था, तो रोपा ग्लिनाइड और अपना क्या, नेटाग्लिनाइड, ठीक है ना। ग्लिनाइड है, अब यहाँ टाइड है, वहाँ नाइड है, यहाँ टाइड है, तो यहाँ टाइड को याद करो और 2 टाइड से बना दो। टाइड मतलब यहाँ पे लेयर होता है ना, टाइड, तो टाइड से अपना लीडा ग्लूटाइड और LB ग्लूटाइड, सिंपल। LB का सोना ऐसा आना है शायद, उससे याद गया, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। LV है, सॉरी, वो LB नहीं है, LV का सोना ऐसे कुछ है, चलो ठीक है। अपन लोग अब देखते हैं सेंसिटाइजर। तो सेंसिटाइजर में 2 और 3, मतलब क्या, बाइगोनाइट्स और थायोएजोलिडेंडोन्स, है ना। तो देखो बाइगोनाइट्स कैसे काम करता है, कुछ नहीं है, एक को एक्टिवेट करो, एक को इनहिबिट करो, ठीक है ना। तो एक्टिवेट किसको कर रहा है वो, AMP के, AMP मतलब क्या, AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, काइनेज मतलब क्या, बेसिकली इंजाइम है ये एंजाइम जैसे ही एक्टिवेट होता है ना, तो ये एंजाइम जब एक्टिवेट होता है, तो अगर लिवर में एक्टिवेट हुआ, तो जो ज़बरदस्ती का ग्लूकोज बन रहा है ना अलग अलग जगह से, उसको घटा देगा, मतलब क्या, डिक्रीज हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है ना। और जब ये मसल में एक्टिवेट होगा, तो मसल में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन यूटिलाइजेशन बढ़ा देगा, तो इंक्रीज पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन स्केलेटल मसल्स
और लीवर से अपना ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर देगा। और इनहिबिशन ये किसका कर रहा है, बेसिकली ग्लूकोज का एब्जॉर्ब कम होने देगा। बेसिकली अपना गोल क्या है, ब्लड में कम ग्लूकोज रहे। तो ब्लड में कम ग्लूकोज के लिए क्या किए, लीवर को बोला कि भाई नए ग्लूकोज मत बनाओ, मतलब इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस। स्केलेटल मसल को अपन लोग बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर, तो इंक्रीज पेरिफेरल यूटिलाइजेशन। ये किसके कारण हो रहा है, AMPK के एक्टिवेशन से। और किसको इनहिबिट कर दिया, यहाँ पे ब्लड में किसके थ्रू आ रहा है, अपने गट के थ्रू आ रहा है, तो गट का एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर दिया, सिंपल। तो देखो इसका फार्माकोकाइनेटिक्स जैसे उसका क्या था, गुड एब्जॉर्प्शन था, गुड बायोअवेलेबिलिटी था, फिर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा था, इस कारण से उसका VD कम था। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सल्फोनिलयूरिया की। फिर लीवर में मेटाबॉलिज्म हो रहा था और फिर एक्सक्रीशन यूरिया होता था, सिंपल। वैसे इसका भी है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के वो दो टाइप के, या तो उसी समय रिलीज होने वाला, या तो फिर अपना प्लाज्मा लेवल मेंटेन करने के लिए एक्सटेंडेड रिलीज वाला टेबलेट दिए। तो ये एब्जॉर्ब, इसका एब्जॉर्प्शन फूड से अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस अपना एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होकर ब्लड में है, ब्लड में वो प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा करता है, ये कम करता है। इसलिए अगर इसका हम लोग कम ड्रग भी लेते हैं तो भी अपना काम हो जाता है, क्योंकि ये थोड़े में भी पूरे ब्लड में फैलेगा, सेल तक पहुँचेगा, अपना काम करेगा। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन लीवर में गया, लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म हुआ और फिर एलिमिनेशन के बाद यूरिन से निकल गया ये, ठीक है ना। तो इसमें अगर अपना किडनी में दिक्कत है तो अपना उस हिसाब से डोज मैनेजमेंट करना पड़ता है। नहीं तो फिर क्या है कि अगर किडनी ज़्यादा ड्रग निकाल नहीं पाएगा ना, तो अपने अंदर क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगा। इसलिए रीनल इम्पेयरमेंट के हिसाब से डोज मैनेजमेंट करना पड़ता है, सिंपल। उसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या हुआ, खाना खाए, एब्जॉर्ब हुआ, इमीडिएट रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज, इस हिसाब से खाए, एब्जॉर्ब आराम से हुआ, चाहे खाना खाओ चाहे ना खाओ। उसके बाद अपने प्लाज्मा में आया तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा नहीं करता, तो आराम से सब सेल से पहुँचता है, लीवर में पहुँचता है। फिर उसके बाद एक्सक्रीशन यूरिन से हुआ अनचेंज फॉर्म में। और अगर आपका रीनल में दिक्कत है तो उस हिसाब से आपको ये इसका डोज रेगुलेट करना है, ठीक है ना। तो इसका एडवर्स इफेक्ट समझने की कोशिश करें तो क्या क्या होता है, देखो बेसिकली यहाँ पे इनहिबिट कर रहा है ना ये एब्जॉर्प्शन को, तो सारे लगभग एडवर्स इफेक्ट इसी से एसोसिएटेड होंगे। जो अपने एब्जॉर्प्शन को दिक्कत कर रहा है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम दिख रहे होंगे, वहाँ के सेल्स को आसपास को न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा होगा इंपॉर्टेंट, तो वहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम दिखेंगे, ये कॉमन है। लॉन्ग टर्म अगर इसको खाएंगे ना तो अपने अंदर विटामिन B12 धीरे 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 डिफिशियंसी होने लग जाएगी, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी। और रेयरली पाया जाता है लैक्टिक एसिडोसिस, तो आपको बताना है कि मेटफॉर्मिन में लैक्टिक एसिडोसिस क्यों पाया जाता है, सिंपल। वैसे मेटफॉर्मिन को और अच्छे से बताना था तो इसको एक बार आप लोग थोड़ा सा दूसरे KDT से थोड़ा डीप में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। तो या तो मैं खुद बनाने की कोशिश करूँगा या आप KDT से एक बार इसको, एक इसका तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ गया, एक बेसिक इंट्रो दे दिया हूँ, तो 5 से 10 मिनट में आपको KDT से ही ख़त्म हो जाएगा, तो एक बार उससे भी पढ़ लीजिएगा। तो इसका ट्रीटमेंट किस, वही काम है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के ट्रीटमेंट में या तो सिंगल, जैसे हम लोग की मम्मी लोग क्या खाती हैं, यही खाती हैं, तो या तो मोनोथेरेपी इसको ले सकते हैं, या तो फिर ये जब प्रेगनेंसी में भी इसको दिया सकता है, क्योंकि ये टेरेटोजेनिक नहीं है, जबकि सल्फोनिलयूरिया क्या था, टेरेटोजेनिक था, इसलिए इसको अपन लोग प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, सिंपल, ठीक है ना। तो इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या था, एक्टिवेट करो और इनहिबिट करो। एक्टिवेट किसको करो, AMPK को, AMPK मतलब क्या, AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। उसको एक्टिवेट किए तो लीवर को उसने बोला कि कम ग्लूकोज बनाओ, मसल को उसने बोला कि ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करो, और अपना इनिबिशन कर दिया वहाँ से एब्जॉर्प्शन से। फार्माकोकाइनेटिक्स समझे तो लो प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है तो कम डोज में अपना काम हो जा रहा है, और रीनल इम्पेयरमेंट में डोज अपने को रेगुलेट करना है। फिर एडवर्स इफेक्ट में क्या क्या आ गया, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम लंबे समय तक किए तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होगा, और रेयर है लैक्टिक एसिडोसिस, वो बताना है क्यों, बाद में तो फिर कमेंट को पिन कर दूंगा मैं। और यूजेस जो है वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के ट्रीटमेंट में है, किन में, या तो मोनोथेरेपी या तो प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो अपना ये 2 नंबर वाला याद कर लिए, मतलब सेंसिटाइजर में नंबर 2 से चालू किया था ना, नंबर 2 होता है 2 मतलब बाइगोनाइड, 3 मतलब क्या, थायोजोलिडेंडोन, उन्हीं को देखते हैं। तो देखो इसका जो नाम होता है, मेट, इस बाइकोनाइड में सिर्फ एक मेटफॉर्मिन याद किया, तो हर बार हम लोग नया नया जब पढ़ेंगे तो पुराना रिवाइज करेंगे। सल्फोनिलयूरिया में क्या था, ग्लैमरस, तो ग्लिप्लीजाइड और ग्लिमिप्राइड, ठीक है। फिर अपना क्या था, मेग्लिटिनाइड में क्या था, ग्लिनाइड था, तो रोपाग्लिनाइड और नेटाग्लिनाइड, ये ग्लिनाइड हो गया। नाइड हो गया, तब टाइड पे आते हैं। टाइड पे क्या था, अपना GLP-1 एनालॉग, GLP-1 एनालॉग में टाइड में क्या क्या आ गया, ये नीचे लिखा ना, टाइड, टाइड में लॉरीग्लिटाइड और
लीराग्लिटाइड में लीराग्लिटाइड और एल्बी ग्लूटाइड, ठीक है ना, सॉरी लॉरेज़ेपाम होता है ना, उससे मिक्स हो जाता है ये, इसलिए लीराग्लूटाइड और एल्बी ग्लूटाइड, ठीक है ना। और फिर अपना थायोएज़ोलिडेंडोन्स, तो थायोएज़ोलिडेंडोन्स में अपन लोग को देखो नाम में इसके ड्रग कहा जाता है, एजो आ रहा है ना, वही ड्रग में यूज किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे ग्लीटा का इस्तेमाल किया जाएगा, एजो और ग्लीटा का। तो देखो थायोएज़ोलिडेंडोन है ना, तो पायो प्लस ग्लीटा प्लस एजोन, तो पायोग्लिटाजोन, रोज प्लस ग्लीटा प्लस एजोन, तो रोजीग्लिटाजोन सिंपल, ठीक है ना। तो पायोग्लिटाजोन और रोजीग्लिटाजोन। तो ये किससे, ये बेसिकली ये एक सिंपल सा बताया था मैं, ये जो ड्रग्स होते हैं ना, ये जो थायोएज़ोलिडेंडोन से कैसे काम करते हैं, ये है अपना सेल है, इसके अंदर क्या होता है, पेरोक्सिसोम्स है और अलग अलग न्यूक्लियस पे रिसेप्टर्स हैं, ठीक है ना। ये जो ड्रग अपन लोगों ने दिया, वो ड्रग इस पे आके बाइंड कर जाता है, इस पे बाइंड किया, फिर वो न्यूक्लियस को क्रॉस करेगा और यहाँ पे जो अपना डीएनए है ना, इसको बाहर निकालता है, ये जो डीएनए है ना, ये इस डीएनए से जाके बाइंड कर देता है और बाइंड करके फिर यहाँ का स्पेशल एक्सप्रेशन कराता है। तो डीएनए के एक्सप्रेशन से क्या बनता है, आरएनए और प्रोटीन, और वो जो प्रोटीन होता है ना, वही प्रोटीन फिर अलग अलग काम करवाता है। जैसे वहाँ पे क्या एएमपीके के एक्टिवेशन हो रहा था ना, और वो एएमपीके फिर क्या इनिबिट करा रहा था और इंक्रीज कराता है, वही सेम यहाँ पे होता है। तो ये किससे बाइंड करता है, पीपीएआर, पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर से ही बाइंड किया, जो कि साइटोप्लाज्म में पाया गया। अब वो न्यूक्लियस क्रॉस करके किससे बाइंड करेगा, जीन से, और जीन से बाइंड करके क्या कराएगा, बेसिकली प्रोटीन का सिंथेसिस कराएगा। तो बाइंड टू जीन, और वो जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए। तो जैसे उसके प्रोटीन निकले, वो अपने पेरिफेरल टिश्यू को सेंसिटाइज कर दिया, तो सेंसिटाइज कर दिया, साथ में हिपैटिक ग्लूकोनेजेंसिस को इनहिबिट कर दिया। तो इसके कारण क्या प्रमोट हो रहा है, जब सेंसिटाइजेशन हुआ तो ग्लूकोज अपने मसल्स और एडिपोज टिश्यू में जा रहा है और फैट्स का ही फॉर्मेशन हो रहा है, सिंपल। तो अपना ये हो गया थायोएज़ोलिडेंडोन। मिक्स हो रहा होगा तो इतना समझो, एजो निकालो और ग्लिटा निकालो, तो अपना पायोग्लिटाजोन और रोज़ा ग्लिटाजोन, ठीक है ना। ये किससे बाइंड करता है, पर अपने जो साइटोप्लाज्म उसमें कौन से पेरोक्सिसोम वाले रिसेप्टर, तो पीपीएआर, पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटेड रिसेप्टर, इससे बाइंड किया, वो जाके जीन से बाइंड किया, वो जीन कौन से जीन से बाइंड किया, जो कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। उसके कारण जो प्रोटीन्स बने उन्होंने सेंसिटाइज कर दिया पेरिफेरल टिश्यू को, तो अपना ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हुआ, लाइपोजेनेसिस हुआ, और साथ में यही प्रोटीन्स ने क्या काम किया, हिपैटिक ग्लूकोनेजेंसिस को इनहिबिट कराया, सिंपल। तो इसका यूजेस क्या हुआ, यूजेस तब होता है डायरेक्टली थायोएज़ोलिडेंडोन नहीं दिया जाता है, अपन लोग देते हैं थायोएज़ोलिडेंडोन विद सल्फोनिलुरिया, वो मोनोथेरेपी में सिर्फ बाइगोनाइड को दे सकते हैं, और कोई ड्रग को मोनोथेरेपी के लिए एज सच नहीं यूज़ किया जाता है, उसको इन कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट हमेशा वेट गेन तो होता ही है जब भी ये सब खाते हैं, क्योंकि अपने अंदर ग्लाइसीमिया कम रहता था, अपन लोग को लगता है खा लेते हैं। और पर्सिपिटेशन ऑफ हार्ट फेलियर इन पर्सन विथ लो कार्डिक रिजर्व, ठीक है ना, जिनके अंदर रिज़र्व कम होता है, तो अगर उनका ये ग्लूकोज का लेवल कम ज़्यादा कर दिया, सेंसिटाइजेशन कर दिया, तो अपने अंदर हार्ट फेलियर होने का चांसेस है। बेसिकली मसल्स को ये ग्लूकोज नहीं सप्लाई हो पा रहा है, क्योंकि पेरिफेरल यूटिलाइजेशन हो जा रहा है, उस कारण से हार्ट फेल करने के भी चांसेस हो जाते हैं, समझे। तो ये हो गया, 2 से अपन लोग ने याद किया बाइगोनाइट्स, और 3 से अपन लोग ने याद किया थायोएज़ोलिडेंडोन्स, ठीक है ना, सिंपल। अब अपन लोग देखते हैं जो मिसलिनियस ड्रग्स थे, मिसलिनियस में अपन लोग ने क्या याद किया था, 1, 2 और 4, तो उसी को पढ़ते हैं। 1 से अपन लोग का क्या था, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर और एमाइलिन एनालॉग। 2 से क्या था, डोपामिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और SGLT2 इनहिबिटर, और 4 से DPP4 इनहिबिटर, उन्हीं को पढ़ रहे हैं। तो देखो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर क्या, अल्फा ग्लूकोसाइडेज होता क्या, बेसिकली ये इंटेस्टाइन है ना, उसके जो ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम है ना, उसी को मतलब वो जो एपिथेलियम होता है ना, उनके सर्फेसेज एंजाइम का काम करते हैं। तो वो जो एंजाइम है ना उसमें प्रेजेंट, उसका नाम होता है अल्फा ग्लूकोसाइडेज, ठीक है ना। और ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज क्या कराता है, अब ये एंजाइम से मान लो ये सब अल्फा ग्लूकोसाइडेज, तो ये ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कराता है, तो इनका एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। अब अगर इसको इनहिबिट कर दिए हम लोग, तो अंदर ग्लूकोज आ ही नहीं पाएगा, तो ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर दे दिए तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया। इसके कारण क्या, जब अपन लोग खाना खाए, तो खाना के साथ साथ जो ग्लूकोज आ रहा है वो अंदर नहीं आ रहा है, तो जो खाने के बाद हाइपरग्लाइसीमिया वो नहीं होगा, तो रिड्यूस पोस्ट पेरिंडियल हाइपरग्लाइसीमिया, सिंपल। तो क्या हुआ, ग्लूकोसाइडेज क्या था, एंजाइम था ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम पे, इसका काम क्या था, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कराना। अगर इनहिबिटर दे दिए तो एब्जॉर्प्शन घट जाएगा, मतलब
पोस्ट पेरेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया को अपन लोगों ने इनहिबिट कर दिया। सिंपल। इसका एग्जांपल क्या होगा? बोस। बोस से याद कर लो, अकार बोस और वॉगली बोस, ठीक है ना। एक याद करना है तो अकार बोस, ठीक ही है, ठीक है। तो अल्फा ग्लूकोसाइड। अगर ड्रग्स को फिर से रिवाइज करना चाहें तो सल्फोनिल यूरिया में क्या क्या ड्रग्स आते थे? ग्लैमरस था तो ग्लिप्लीजाइड और ग्लिमिप्राइड, ठीक है ना। दूसरा अपना क्या, मैग्लिटिनाइड में क्या था? यहाँ पे ग्लिनाइड को इस्तेमाल करना है तो रेपाग्लिनाइड और नेटाग्लिनाइड। और अपना क्या, GLP-1 एनालॉग था, उसमें किसका इस्तेमाल करते थे? टाइड का, तो लीराग्लिटाइड और एल्विग्लुटाइड, ठीक है। अपना बायोगोरेट में तो मेटफॉर्मिन सबको आता ही है। थायोलिजिनडोन्स में एजो का इस्तेमाल करना है। और तो इसमें क्या, रोज़ और पायो था, तो पायोग्लिटाजोन और रोजाग्लिटाजोन, ठीक है ना। फिर अल्फ़ा में तो याद है बोस का इस्तेमाल किया, तो एकारबोस और ऑग्लीबोस, ठीक है। अब माइलिन एनालॉग, तो ये देखो ये क्या है, ये बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट है। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब समझते हो? फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब जो दान करते हैं, तो ये प्रेम जी हैं। तो ये प्रेम जी से मैंने बना दिया प्रेमलिनटाइड, ठीक है ना। तो प्रेमलिनटाइड क्या करता है बेसिकली, एमाइलिन एनालॉग, ये बेसिकली ये अपने अंदर दो काम कराता है। धीरे धीरे अपना जो पेट होता है उसको खाली कराता है। तो अगर धीरे धीरे पेट खाली कराया तो हम लोग कम खाएंगे, और कम खाएंगे तो कम ग्लूकोज अपने अंदर आएगा, और कम ग्लूकोज अंदर आएगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे मेंटेन हो जाएगा। सिंपल। तो वही सप्रेस एपेटाइट। और अगर हम लोग कम खाएंगे तो बॉडी वेट भी रिड्यूस होगा, तो रिडक्शन ऑफ बॉडी वेट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। साथ में ये ग्लूकागॉन का सिक्रीशन भी घटा देता है। तो एक तो अपना गैस्ट्रिक एम्प्टी को डिले किया, तो हम लोग कम खाए तो वेट रिडक्शन हुआ, साथ में ग्लूकागॉन को भी डिले कर दिया। सिंपल। तो इसमें क्या आया था, प्रेमली से प्रेमलिनटाइड, ठीक है ना। और फिर एक एक हो गया। अब दो पे क्या आते हैं, SGLT2। एक अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर का एग्जांपल क्या था? बोस से अकारबोस और वॉग्लीबोस, दो से। और अमाइलिन एनालॉग में क्या आ गया अपना, प्रेमलिनटाइड। अब SGLT2 इनहिबिटर समझो, तो इसमें आता है फ्रोजन। फ्रोजन मूवी देखियो ना, फ्रोजन से फ्लोजिन बनाया, तो डेप्लाग्लिफ्लोजिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन। ये जी आने के कारण थोड़ा सा मिक्स होता है, मेरे को भी होता है, अभी भी होता है, तो धीरे धीरे रिवीजन करते करते ठीक हो जाएगा। तो देखो फ्लोजिन, तो डेपाग्लिफ्लोजिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन, ये बेसिकली क्या है, जैसे अपना जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, रीनल ट्यूब्यूल्स ये अपना है, तो इस पे जो अपना शायद DCT वाले रीजन में SGLT2 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इनके काम क्या होता है, सोडियम और ग्लूकोज दोनों को ट्रांसपोर्ट कराना। तो अगर ये SGLT2 है मान लो यहाँ पे, इनको अगर हम लोग इनिबिट कर दिए तो ये जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर रहे थे रीनल ट्यूब्यूल से अंदर की तरफ, वो नहीं कर पाएंगे, तो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा। तो ग्लाइकोजूरिया अपना यूरिन के थ्रू पास हुआ तो ग्लाइकोजूरिया जरूर पाया जाएगा, तो उसके कारण अपना ब्लड ग्लूकोज ठीक हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या क्या है, डेपाग्लिफ्लोजिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन। बदल क्या रहा है, डी और ई बदल रहा है, ग्लिफ्लोजिन तो सेम ही है, ठीक है। तो SGLT2 इनहिबिटर समझ में आया। फिर अपन लोग देखते हैं क्या, DPP4 इनहिबिटर्स, बस लास्ट बचा ये। तो DPP4 इनहिबिटर क्या करता है, ये DPP4 एंजाइम को इनहिबिट करता है। और इनहिबिट किया ना, तो देखो यहाँ अपन लोग ने क्या पढ़ा था, जैसे ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड जो होता है वो क्या करता है, वो इंक्रीटिन की तरह काम करता है, और इंक्रीटिन नॉर्मली DPP4 के कारण डिग्रेड हो जाता था। तो अगर इसको तोड़ देगा तो जो अपना ये पोस्ट पेरेंडियल अपना इंसुलिन सिक्रेशन कर रहा था और ग्लूकागॉन का सिक्रेशन को घटा रहा था, वो सब नहीं करा पाएगा। तो इसको इनहिबिट कर दो तो अपने अंदर इसका लेवल बढ़ा रहेगा, तो ये अपना काम कर पाएगा। सिम वही है। तो DPP4 इनहिबिटर क्या हुआ, DPP4 को इनहिबिट किया तो अपना ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड का इनएक्टिवेशन नहीं हुआ, नॉर्मली वो काम कर रहा होगा। तो फिर उसके बाद GLP-1 का कंसनट्रेशन बढ़ा, और फिर वही जो GLP-1 करा रहा था, ग्लूकागॉन को कम करा रहा था, और पोस्ट पेरेंडियल इंसुलिन का सिक्रेशन करा रहा था, समझे। तो DPP4 का काम ये है कि जो एंजाइम तोड़ रहा है GLP-1 को, उसको बचा के रख दो, तो GLP-1 मेंटेन रहे, मतलब इंक्रीटिन वाला काम मेंटेन रहे और अपना काम होता रहे। इसका एग्जांपल सीता जी से याद कर लो, सीटाग्लिप्टिन, और एक है अपना विल्डाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन। एक तो याद कर लो सीटाग्लिप्टिन, मेरे हिसाब से काफ़ी है, ठीक है। चलो तो कंप्लीट हो गया। तो एट लास्ट अगर हम लोग को सारे ड्रग्स बस रिवाइज करने हो तो देखो, इंसुलिन सिक्रीटागॉक्स, इंसुलिन रिसेप्टर सेंसिटाइजर और मिसलिनियस। सिक्रीटागॉग में पहले सल्फोनिल यूरिया, इसके अंदर अपना ग्लैमरस आ गया, ग्लैमरस में हो गया ग्लिमिप्राइड और ग्लिप्लेजाइड, ठीक है ना, ग्लिमिप्राइड और ग्लिप्लेजाइड, ठीक है। दूसरा मैग्लिटिनाइड, मैग्लिटिनाइड से अपन लोग क्या याद किए, रेपाग्लिनाइड और नेटाग्लिनाइड, ठीक है। फिर GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, इससे अपन लोगों ने क्या याद किया, टाइड, तो टाइड से याद किए लीरा ग्लिटाइड और LV ग्लिटाइड, ठीक है। बाइगोनाइड में क्या याद किए थे, मेटफॉर्मिन। थायाजोलिडेंडोन में एजो का इस्तेमाल किए थे, तो क्या था, पायो
एजो ग्लिप्टिन, पायोग्लिटाजोन, पायो नहीं, पायोग्लिटाजोन और रोजाग्लिटाजोन, ठीक है ना। अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर में क्या आ गया, अपना प्रेम जी थे, प्रेम जी में ना प्रेमलिटाइड, नहीं, अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर में क्या आया था, बोस से जोड़ना था, मतलब एकारबोस और वॉग्लीबोस। एमाइलिन में क्या आ गया, प्रेम जी से क्या, प्रेमलिटाइड, ठीक है ना। मिक्सचर होता है, मेरा भी मिक्सचर होता है, यहाँ पे थायोजोलिडेंडोन्स और इनका मिक्स होता था, तो उसको एक बार 3-4 बार लिखिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रिक्स का इस्तेमाल कीजिए, बेटर है। एमाइलिन एनालॉग प्रेमलिटाइड, और फिर SGLT2 इनहिबिटर्स में क्या इस्तेमाल हो रहा था, फ्रोजन वाला, फ्रोजन मतलब क्या, ग्लिफ्लोजिन, डापाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, और DPP4 इनहिबिटर में सीताग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, ये सब, ठीक है। चलो।